सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। यहाँ पे ये है PT 365 एक्सटेंडेड, जुलाई से लेकर अगस्त तक की है। हमने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा था, पहला और दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट होगा इकोनॉमिक्स का। पहले पार्ट में हमने फिस्कल पॉलिसी कंप्लीट करा था, सेकेंड पार्ट में हमने बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और हमने एग्रीकल्चर तक कंप्लीट कर लिया था। लाइफ स्टॉक सेक्टर था लास्ट जो टॉपिक हमने कवर करा था। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, PT 365 एक्सटेंडेड मटेरियल के नाम से होगी। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, इंडस्ट्री एसोसिएटेड इश्यूज तो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी टच करेंगे हम। तो देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाएगा आज के टाइम पे। लाइक से सब्सक्राइब बनता है चैनल को। तो यहाँ पे इंडस्ट्री एंड एसोसिएट इशू के बारे में बात करें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 है, ये इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास करा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021, और ये बेसिकली अलाउ करता है प्री पैक्स जो रिजॉल्व करता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो इन्वॉल्व करता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम स्केल एंटरप्राइज को। न्यूज़ में क्या है कि ये बेसिकली जो पहले का ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस को ये रिप्लेस करता है जो कि प्रेसिडेंट ने पास करा था, ठीक है। और ये कब करा था? अप्रैल 2021 में, ठीक है ना। तो की पिलर्स या की प्रोविजन क्या है इस बिल के, ये समझना ज़रूरी है। पहला, ये इंसर्ट करता है एक नया चैप्टर जो कि फैसिलिटेट करता है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो कि है आपका कॉर्पोरेट पर्सन्स के लिए, जिसमें MSME आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है कि वो सेटअप करे मिनिमम थ्रेशोल्ड डिफ़ॉल्ट जो इनिशिएट करते हैं PIRP, जो कि 1 करोड़ रुपीज़ तक होगा। इससे पहले अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट ने सेटअप करा है मिनिमम थ्रेशोल्ड 10 लाख रुपीज़ तक। डिस्पोजल जो है साइमल्टेनियस एप्लीकेशन का इनिशिएट करता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और PIRP, जो कि पेंडिंग है अगेंस्ट द सेम कॉर्पोरेट डेप्टर। पेनल्टी जो फ्रॉड और मैलिशियस इंटेंशन है PIRP, ये फ्रॉड मैनेजमेंट की तरफ है और जो बेसिकली देखता है कॉर्पोरेट डेप्टर को ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। पनिशमेंट इस जो ऑफेंस में है रिलेटेड टू प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस भी है इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है क्या? तो ये बेसिकली जो प्री पैकेज रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जहाँ पे एक रेजोल्यूशन अरेंज करा गया है और ये अग्रीड है बिटवीन द डिस्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट डेप्टर, जिसको CD बोलते हैं, और लेंडर के बीच में, जब वो अप्रोच कर रहे होते हैं NCLT को फॉर बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। ये एक लीगल सैंक्शन देता है प्लान को जो अग्रीड है अमंग बैंकर्स, प्रमोटर्स और बायर्स को। ये फॉलो करता है डेप्टर इन पोजेशन मॉडल। प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, मिसमैनेजमेंट। कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो है इसमें 66% जो वोट शेयर है वो इसकी एप्लीकेशन बनाते हैं फॉर चेंज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और ये पास करते हैं कंट्रोल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। ये हो सकता है अगर COC जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ये देख ले कि जो कंपनी है वो फ्रॉड मैनर में रन कर रही है या कुछ ऐसा ग्रॉस मिसमैनेजमेंट का चल रहा है अफेयर्स कंपनी में बाय द प्रोमोटर्स। अगर रेजोल्यूशन सबमिट होता है प्रोमोटर्स के द्वारा तो ये प्रोवाइड करते हैं इम्पेयरमेंट, मतलब ड्रास्टिक रिडक्शन होती है रिकवरी या रिकवरेबल अमाउंट का जो क्लेम का है। COC जो है आपने देखा होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो पूछ सकते हैं प्रोमोटर्स को कि वो डाइल्यूट करे अपने शेयर होल्डिंग या वोटिंग या कंट्रोल राइट्स इन द कंपनी को। ये अलाउ करता है स्विच चैनल को जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कराया जा रहा है CD के द्वारा। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स
पे नहीं करे 100% आउटस्टैंडिंग ड्यूज को। इसके अंदर थर्ड पार्टी को परमिट मिलेगा कि वो सबमिट कर सकते हैं रेजोल्यूशन प्लान डिस्ट्रेस कंपनी के लिए, और ओरिजिनल एप्लीकेंट्स जो है या तो वो मैच करे, इम्प्रूव करे रेजोल्यूशन प्लान या फॉरगो करे इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमने बॉक्सेस को थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमें एक अच्छा ओवरव्यू और मिल जाए। तो आईबीसी, जिसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बोलते हैं, ये कवर करता है जितने भी इंडिविजुअल कंपनीज है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फंड फर्म्स है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बैंक जो है इनिशिएट कर सकते हैं कोई भी स्टेक होल्डर फर्म का, डेप्टर्स का, फाइनेंशियल या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स या एम्प्लॉयर्स का। पिलर्स की बात करें आईबीसी का, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में क्लास ऑफ रेगुलेटेड प्रोफेशनल आते हैं जो इंटरमीडिएट्स एक्ट करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में। इसके अलावा जो आईयू है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, ये स्टोर करते हैं फैक्ट्स अबाउट लेंडर्स और टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, जो बेसिकली एडजुडिकेशन अथॉरिटी यूज़ करती है ताकि वो असर्टन करे डिफ़ॉल्ट नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड में। ये है एक सोल इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ जो रजिस्टर्ड होती है IBBI कोड के अंडर। IBBI मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ कौन सी है? NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो इंसॉल्वेंसी केसेस को देखती है कंपनीज की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की और डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स की, जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फंड फर्म्स में आते हैं। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो ये रेगुलेट करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडर्स, IP, IPA, IU और ट्रांजेक्शन जो बेसिकली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पे है। कॉर्पोरेट लिक्विडेशन है, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी है, इंडिविजुअली बैंक्रप्सी है। अभी समझ लेते हैं काम कैसे करता है। जो डिस्ट्रेस कॉर्पोरेट डेप्टर्स होते हैं उनको परमिशन मिलती है कि वो इनिशिएट करे PRIP, और यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होती है 2/3 क्रेडिटर्स की कि वो रिजॉल्व करे आउटस्टैंडिंग डेप्थ। फिर जो कॉर्पोरेट डेप्थ है वो रिक्वायर्ड है कि उनको सबमिट करे एक बेस रेजोल्यूशन प्लान कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को। फिर अगर प्लान एक्सेप्टेबल है तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इनवाइट करेगा अदर एप्लीकेंट जो प्रपोज कर रहे हैं प्लान विद इन 90 डेज। एक ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन प्लान ला सकता है जो सिग्निफिकेंटली बेटर हो बेस प्लान से, जो बेसिकली बेस प्लान जो प्रपोज करा गया है प्रमोटर्स के द्वारा उससे बेटर ये COC निकाल सकता है एक रेजोल्यूशन प्लान। तो या तो ये कर सकता है या तो ये प्रमोटर को पूछ सकता है कि यार रिवाइज करो अपना प्लान। तो ऐसे ही काम करता है। इसके अलावा डिफरेंस जो है PRIP और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में समझ लेते हैं क्या है डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन जो कंट्रोल होता है फर्म का ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, PRIP में डेप्टर्स का जो कंट्रोल रहता है डिस्ट्रेस फर्म पे रहता है, पर CRIP मतलब जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में अगर जो कंट्रोल फर्म का रहता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में वो कंपनी मैनेज करती है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा, ठीक है। डेडलाइन की बात करें तो PRIP में डेडलाइन जो है 120 डेज़ के अंडर रहती है, और CRIP में अगर आपका जो डेडलाइन रहती है वो 270 डेज़ की रहती है फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द डेप्थ की बात करें तो डिस्ट्रेस कंपनी एंटर हो सकती है डायरेक्ट एग्रीमेंट सिक्योर क्रेडिटर्स के बीच में या एग्जिस्टिंग ओनर्स के बीच में या आउटसाइड इन्वेस्टर्स के बीच में। पर CRIP में जो रेजोल्यूशन होता है रेजोल्यूशन जो प्रोसेस का और डेप्थ का होता है वो आपका ओपन बिडिंग सिस्टम के थ्रू रहता है। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे नया जो कार्व्स आए हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो समझ लेते हैं। ये नॉर्म्स जो हैं पार्ट है IBBI के अंडर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स, सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021। नए नॉर्म में लिंकेज होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कॉर्पोरेट डेप्टर्स के साथ, और ये कोई भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो परमिट है। IBBI ऑथराइज करती है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो अपॉइंट करती है कोई भी प्रोफेशनल जो कैरी आउट कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं डिस्चार्ज RP ड्यूटीज़ का। ये अलाउ करते हैं कुछ सर्टन कंडीशन में जो कि एक्सप्लिसिट प्रोहिबिशन करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटिव्स ऑफ RP। पास्ट 5 ईयर्स में जो ऑडिटर हैं कॉर्पोरेट डेप्टर्स के। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंश्योर करता है फेयर बिजनेस डीलिंग का, ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट RPs का, एलिमिनेट करता है पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शनिंग ऑफ RP। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है MSME।
इसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है फ्रेश गाइडलाइंस जो इंक्लूड करते हैं होलसेल रिटेल ट्रेडर्स, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आते हैं। तो एमएसएमई के जो गवर्नमेंट ने नए गाइडलाइंस इशू करी है वो जानना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। तो नई गाइडलाइंस के हिसाब से ये होलसेल एंड रिटेल एंटरप्राइज को एलिजिबल बनाती है रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल में। उद्यम पोर्टल क्या है? उद्यम पोर्टल एक सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन है जो कंज्यूम करता है कम टाइम और सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का किसी भी एंटरप्राइज का एमएसएमई के कैटेगरी के अंडर। होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स जो है एलिजिबल रहेंगे फाइनेंस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, जो कि आरबीआई ने क्लासीफाई करा है। हाउएवर जो अदर एलिजिबल है फाइनेंस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, उसमें होलसेल रिटेल एंटरप्राइज आते हैं जो एलिजिबल नहीं है कोई भी बेनिफिट का, जो स्मॉल बिजनेस में आते हैं, अदरवाइज जो गवर्नमेंट से मिलती है। पास्ट में होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो है क्लासिफाइड होती है एमएसएमई में, बट ये एक्सक्लूड हुई थी 2017 में क्योंकि ये केटर नहीं करती मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में। बैकग्राउंड की बात करें तो एमएसएमई इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू वाया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंडर। जो एंटिटीज़ इंगेज है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़, जिसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट सब्जेक्टिव रहती है। तो ये हम देख लेते हैं इन्फोग्राफिक जो है इसमें। एंटरप्राइज में ये आपका क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे हम। इन्वेस्टमेंट जो है माइक्रो में 25 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, स्मॉल में 5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में ही मीडियम में 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। सर्विस एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा होती है स्मॉल के केस में, मीडियम के केस में 5 करोड़ से ज़्यादा होती है सर्विस एंटरप्राइज का। तो ये था पहले 2006 में। इम्पॉर्टेंस क्या है एमएसएमई का इंडिया में? तो ये कंट्रीब्यूट करती है 30% कंट्री में। जीडीपी जो कंट्री की जीडीपी है 30% है, तो बहुत ज़्यादा ही है। 45% जो है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है और 40% आपका ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स है। 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है एमएसएमई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और 40% ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में। अप्रॉक्सीमेटली 6.3 करोड़ एमएसएमई एम्प्लॉय करती है 110 मिलियन पीपल को, तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टेप्स लिए जो सपोर्ट करती है एमएसएमई को। तो नई डेफिनेशन में एमएसएमई की गवर्नमेंट ने रिवाइज करा है डेफिनेशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का, और एक कॉन्फिडेंस दिया है ग्रोथ के लिए। इससे पहले सक्सेसफुल एमएसएमई फियर करते थे कि वो अगर आउटग्रो करे अपना साइज़ को जो डिफाइंड है एमएसएमई, तो बेनिफिट जो अक्योर हो रहे हैं एमएसएमई वो ख़त्म ना हो जाए। इसी वजह से एमएसएमई प्रेफर करते थे कि वो रिमेन रहे विद इन द डेफिनेशन, और डेफिनेशन के अंडर रहे और ग्रो ना करे ज़्यादा, क्योंकि ग्रो करेंगे तो फिर इवेंचुअली वो एमएसएमई की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और अगर वो कैटेगरी में नहीं आएंगे तो एमएसएमई को बहुत सरकार बेनिफिट देती, तो उनको नहीं मिलेगा। सिंपल लॉजिक यहाँ पे है। नई डेफिनेशन के अंडर डिस्टिंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज का, वो ख़त्म कर दिया है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो एंटरप्राइज का है वो रिवाइज कर दिया है, जो हम अभी देखेंगे, और इसमें एडिशनल क्राइटेरिया टर्नओवर का भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके अलावा इम्प्रूव कर दिया है क्रेडिट एक्सेस। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड करा है इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, जो 3 महीने की होती है अप टू सितंबर 2021, जो अलाउ करती है फुली गारंटी कोलैटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट जो कोविड हिट एमएसएमई का तरफ है। रिसेंटली ECLGS जो है एक्सपैंड कर दिया है 1.5 लाख करोड़ का, जो बेसिकली रेज करते हैं ओवरऑल कैप एडमिसिबल गारंटी 3 लाख करोड़ से लेके 4.4 लाख करोड़ तक का। ये एड्रेस करता है डिलेड पेमेंट। रिसेंटली जो पार्लियामेंट है उन्हें ये पास करा है फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जो कि हेल्प करती है एमएसएमई को, प्रोवाइड करती है एडेड एवेन्यूज, जो कि उनको आसानी पड़ती है क्रेडिट फैसिलिटीज़ की। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम भी है, जो बेसिकली कम करता है कॉस्ट फंड की, और इसके अलावा ये ग्रेटर एक्सेस देता है स्मॉल बिजनेस को और इंश्योर करता है टाइमली पेमेंट। TREDS जो है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जो रिसीवेबल है एमएसएमई का वो ड्रॉ होता है अगेंस्ट बायर्स, लार्ज कॉर्पोरेट्स, PSU, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो फाइनेंस होते हैं मल्टीप्लाई फाइनेंशियल कॉम्पिटिटिव रेट्स पे।
इसके साथ ही एमएसएमई समाधान पोर्टल है जो एम्प्लॉय करता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को अक्रॉस द कंट्री, जो डायरेक्टली रजिस्टर होते हैं केसेस रिलेटेड टू डिलेड पेमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा, डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। पोर्टल चैंपियंस की बात करें तो लॉन्च होता है और कवर करता है बड़े सारे एक्सपर्ट्स, जैसे ई गवर्नेंस आता है, ग्रीवेंस रिडर्सल आती है, हैंड होल्डिंग एमएसएमई का होता है। ग्लोबल लेवल मार्केट जो एमएसएमई की है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की दिखती है। मिनिस्ट्री जो है ये एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली फैसिलिटेट करता है एमएसएमई को कि वो एक्सपोर्ट करे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम भी है जो कि इम्प्लीमेंट करती है फैसिलिटेशन पार्टिसिपेशन ऑफ एमएसएमई इंटरनेशनल एग्जीबिशन पे, ट्रेड फेयर्स में, और अपना बिजनेस को एक्सपांड करे ग्लोबल मार्केट पे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि गवर्नमेंट ने रिवाइज करी है गाइडलाइंस 2020 में, मतलब लास्ट ईयर ने रिवाइज करी है एमएसएमई की क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने देख लिया था कि 2006 के बाद से गवर्नमेंट ने कैसे डिस्टिंक्शन करा था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज में। तो रिवाइज में गवर्नमेंट ने एक में ही कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एक में ही होगी, और इन्वेस्टमेंट रेट सिंप्लीफाई कर दिया। आप देख सकते हो रिवाइज में एक में सिंगल में है और प्रीवियस में दो अलग अलग कैटेगरी में था। तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में इन माइक्रो की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, और टर्न ओवर जो है 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। मीडियम में इन्वेस्टमेंट जो है 20 करोड़ का होना चाहिए, और जो आपका टर्नओवर है तो ये 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सिंपल है, आप याद कर सकते हो। अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें 10 ऐड कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट अगर माइक्रो में 1 है तो +9 कर लोगे तो आपका स्मॉल आ जाएगा, और +10 कर लोगे तो मीडियम आ जाएगा। वहाँ पे ही अगर आप देख लो तो टर्नओवर जो है पहले 5 करोड़ था, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 तो 50 करोड़, और फिर इंटू 2 कर दीजिए 100 करोड़। यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ में फैक्ट्री रेगुलेशन बिल 2020 में ये बिल अमेंड करता है फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2011 का, जो कि स्कोप को बढ़ाता है एंटिटीज़ को जो इंगेज्ड फैक्ट्री बिजनेस में। फैक्ट्री एक ट्रांजिशन है जहाँ बिजनेस एंटिटी सेल करती है और रिसीव करती है कस्टमर से टू अ थर्ड पार्टी, जहाँ पे एक फैक्टर जो है इमीडिएट रियलाइजेशन होता है फंड का, या तो वो पार्ट हो या तो फुल में हो। फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2011 में वो एंगेज होती है, प्रोवाइड करती है रेगुलेशन, असाइनमेंट होती है रिसीवेबल फैक्टर्स का, और रजिस्ट्रेशन होता है फैक्टर्स का जो कैरी आउट करती है फैक्टरिंग बिजनेस में। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो पार्टीज की होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो असेसमेंट में होती है रिसीवेबल की। ये एम्पावर करती है आरबीआई का कि वो रेगुलेशन बनाए विद रिस्पेक्ट टू फैक्टरिंग बिजनेस। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है शिपिंग इंडस्ट्री। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा एक स्कीम जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ फ्लैगिंग इन मर्चेंट शिप्स इंडिया में, जहाँ पे पार्लियामेंट जो है उन्हें पास करा है मरीन एड्स नेविगेशन बिल 2021। शिपिंग इंडस्ट्री क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, ये समझ लेते हैं। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो शिपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी पे। अप्रॉक्सीमेटली 95% जो है कंट्री का ट्रेड वॉल्यूम जो है वो इसके थ्रू होता है। 70% होता है वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम उसका 95% है, वैल्यू है 70%, जो कि आपका कोस्टल एरिया से निकलता है। कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,517 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है हमारी, जिसमें 12 मेजर पोर्ट्स है और 187 माइनर पोर्ट्स है इंडिया में, जिनमें पोटेंशियल है कि वो डेस्टिनेशन बन सकते हैं शिपिंग और ट्रांसशिपमेंट फ्यूचर में। ये इंडस्ट्री बेनिफिट करती है बहुत सारी कैपेबिलिटीज, जैसे ट्रांसपोर्ट लार्ज फ्रिज है, एक कॉस्ट इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है कोस्टल रीजन में। इसके अलावा मरीन एड नेविगेशन बिल 2021 कैसे हेल्प कर सकती है इंडस्ट्री को, ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कंप्लाई करते हैं इंडिया का इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इसके अंडर।
यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सी ऑफ लाइफ एट सी 1974 एक्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू लाइट हाउस अथॉरिटीज़ मरीन बॉयज सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। और ये ट्रीटीज़ में इंडिया ऑब्लिगेशन है, मतलब इंडिया इस चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है एक यूज़र फ्रेंडली लीगल फ्रेमवर्क जो डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ एड्स नेविगेशन अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा डेफिनेशन जो है एड टू नेविगेशन पे है, वेसल्स पे है, मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है मरीन नेविगेशन पे। अपॉइंटमेंट जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स का है, जो नेविगेशन और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर्स रिलेटेड टू नेविगेशन। डेसिग्नेट करती है कोई भी एड नेविगेशन का हेरिटेज लाइट हाउस पे। आइडेंटिफाई करते हैं ऑफेंस पेनल्टीज जो इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्शन करता है, डैमेज करता है आपकी एड जो नेविगेशन में फ़ाइन और पनिशमेंट की होती है। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की बात करें तो ऑपरेट करती है कोई भी एड नेविगेशन या वेसल डायरेक्ट सर्विस पे। इसके अलावा मेजर ऑपरेशनल इशू जो है शिपिंग इंडस्ट्री का, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सेकेंड है पुअर पोर्ट एफिशिएंसी, थर्ड है गवर्नेंस इशू, फोर्थ है कनेक्टिविटी इशू और फिफ्थ है लिमिटेड एफडीआई प्राइवेट पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है जो रिसेंट प्रोविजन में ऐड है, वो है फ्लैग इन। फ्लैग इन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे वेसल को ऐड करा जाता है नेशनल रजिस्ट्री में और रिमूवल होता है नेशनल रजिस्ट्री से एज अ फ्लैग आउट। लीगल रिक्वायरमेंट होती है हर मर्चेंट शिप को कि वो रजिस्टर्ड हो इस स्टेट के अंडर, मतलब इस चीज़ के अंडर रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल भी है, ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है और ये प्रोवाइड करती है इंडियन शिपिंग कंपनीज को एक अपॉर्चुनिटीज कि वो मैच कर सकते हैं कोटा फ्रॉम L1 मतलब लोएस्ट बिडर कार्गो इंपोर्ट पे। इसके अलावा स्कीम प्रमोट करती है फ्लैगिंग इन मर्चेंट शिप्स को, जो हमने फ्लैगिंग इन अभी कौन देखा था। ये एक सब्सिडी स्कीम है जो सपोर्ट करती है डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री को ग्लोबल टेंडर्स का बाय मिनिस्ट्री ऑफ CPSE फॉर कार्गो इंपोर्ट। बेनिफिट क्या है, ये फ्लीट साइज को इन्हांस करता है, प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकली, कमर्शियली और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है, ये इंक्रीज करता है ट्रेनिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन सी फेयरर्स के लिए, सेव करता है आपका ये फॉरेन एक्सचेंज में, इसमें इंक्रीज होता है टैक्स कलेक्शन, हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ अनकरेंट इन्वेस्टमेंट जिसमें शिप रिपेयर बैंकिंग जैसी चीज़ें आती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने लॉन्च करा है 6 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्लेटफॉर्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने लॉन्च करा है 6 इनोवेशन प्लेटफॉर्म जो डेवलप करता है टेक्नोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। इसके अलावा प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे दृष्टि है प्लेटफॉर्म और ये डेवलप किसके द्वारा हुआ है, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन जो कि बेंगलुरु में है और ये फोकस करता है मशीन टूल्स सेक्टर पे। सेकेंड है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म, ये डेवलप किसके द्वारा हुआ है, HMT जो कि एसोसिएट है IISc बैंगलोर। ये बेंगलुरु में है और ये फोकस करती है इंपोर्ट रिडक्शन चीज़ों पे जो कि मशीन टूल सेक्टर पे है। इसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है संचन रचना, एक डिजिटली इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। फोकस किस पे करता है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे। इसके अलावा काइट है, नॉलेज इंटीग्रेशन फॉर टेक्नोलॉजी एनरिचमेंट, IIT मद्रास ने ये डेवलप करा है। ये फोकस करता है वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेशन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज और रोबोटिक्स। इसके अलावा एस्पायर है, ऑटोमोटिव सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये किसके द्वारा डेवलप करा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने ये डेवलप करा है और ये मतलब फोकस करता है ज़्यादा। इसके अलावा टेक्नोवस है जो बेसिकली ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और फोकस करता है सस्टेनेबल मोबिलिटी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म किसके द्वारा डेवलप कर गए हैं, 4 प्रिंसिपल पे है। इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे देखती है, PSU यूनिवर्सिटी जो डेवलप करती है टेक्नोलॉजीज और एकेडेमिया स्टूडेंट्स जो होस्ट करती है डेवलपमेंट प्रोसेस और R&D रिसर्च।
इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर से जो आ रही है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये चीज़ निकाली है अलॉन्ग विद मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करी है। दोनों ने मिलकर नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जो इम्प्रूव करता है अर्बन कनेक्टिविटी और कनेक्ट करेगा नियरली 2535 सिटीज़ को। इसके अलावा अदर इनिशिएटिव में है इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट सिटी 2.0 वेबसाइट है, जियो स्पाशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो डेवलप करा गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसके अलावा इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज जो है ये डेवलप हुआ है पार्टनरशिप स्मार्ट सिटीज मिशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो एड्रेस करता है प्रॉब्लम ऑफ डेटा सिलोसिस जो कि विद इन और अक्रॉस सिटीज़ होता है, और ये सॉल्व करता है सीमलेस इंटरफेरेंस जो डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं, डेटा यूज़र होते हैं, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ आ गया जो शेयर करते हैं रिक्वेस्ट और एक्सेस देता है डेटाबेस को रिलेटेड टू सिटीज़, अर्बन गवर्नेंस, अर्बन सर्विस डिलीवरी, ओपन सर्विस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करता है सिक्योर ऑथेंटिकेटेड मैनेज्ड एक्सचेंज ऑफ डेटा अमंग्स वेरियस डेटा प्लेटफॉर्म। यहाँ पे स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म है जो बड़े सारे इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं रिपोजिटरी ओपन सोर्स कोड में जो सॉल्यूशंस के लिए होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं अर्बन गवर्नेंस के। एड्रेस करते हैं चैलेंजेस यूएलबी जो डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में फेस करते हैं डिजिटल एप्लीकेशन का, जो एड्रेस करते हैं अर्बन चैलेंजेस और इनेबल करते हैं सिटीज़ को कि वो एडवांटेज ले किसी भी एग्जिस्टिंग कोड्स का, कस्टमाइज करे लोकल नीड्स का, और रादर देन हैविंग अ डेवलप न्यू सोल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2.0 वेबसाइट जो है रीडिज़ाइन हुई थी और वो सिंगल स्टॉप देती है फॉर स्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव। GMIS इंटीग्रेटेड है वेबसाइट के साथ और ये वेबसाइट एक सिंगल विंडो हब है स्मार्ट सिटी मिशन के लिए। जो वेबसाइट है डेवलप हुई थी हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेशन आउटरीच टूल्स का। इसके अलावा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जो है NUDM ये बिल्ड करता है, शेयर करता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन इंडिया की तरफ, और ये आपका 3 पिलर पर रहता है। प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है होलिस्टिक सपोर्ट सिटीज़ और टाउन्स के लिए। यहाँ पे लोगों को मोबिलाइज करता है, इनेबल करता है, एम्पावर करता है स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द अर्बन इकोसिस्टम। प्रोसेस की बात करें इम्प्रूव करता है गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क जो कोलैबोरेशन और इम्पैक्ट पे है। प्लेटफॉर्म जो है लेवरेज टेक्नोलॉजी सर्विस है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ हर सिटीज़न का। ये इंस्टीट्यूशन का देखता है सिटीजन सेंट्रिक इकोसिस्टम ड्रिवन अप्रोच अर्बन गवर्नेंस का, सर्विस का, डिलीवरी का सिटीज़ में बाय 2022 अक्रॉस द सिटीज़ एंड टाउन्स बाय 2024। ऑब्जेक्टिव क्या है NUDM का? ये कैटलिस्ट क्रिएट करता है अर्बन नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम पे जो लेवरेज करता है NUDM और नए प्लेटफॉर्म बनाता है, सोल्यूशन बनाता है, इनोवेशन बनाता है। ये क्रिएट करता है ओपन स्टैंडर्ड्स, इन्फोर्स करता है अडॉप्शन ओपन स्टैंडर्ड्स के लिए बाय नेशनल डिजिटल अर्बन स्टेक होल्डर्स, इस्टेब्लिश करता है रजिस्ट्री अप्रोप्रिएट लेवल पे जो क्रिएट करता है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रस्ट जिसमें अर्बन एसेट है, सर्विस डिलीवरी है, अर्बन डेटा है, एक्टर्स है। ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ नेशनली स्केलेबल एप्लीकेशन सिस्टम जो स्पेशल फोकस देते हैं अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन के लिए। अडॉप्ट करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए वाइल वर्किंग विद स्टेट्स, यूटीज और ULBs रियलाइज करते हैं विजन का, प्रोवाइड करते हैं, एनहांस करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस गवर्नेंस का। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होने वाली है। बस यहाँ पे जो चीज़ है बॉक्स देख लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। NUDM जो है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन क्या है, इस 6-7 पॉइंट है इसमें समराइज हो रहेगा। यहाँ पे सिटीजन्स को इजी एक्सेस मिलेगा, ईज़ ऑफ लिविंग मिलेगा, ईज़ ऑफ एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज मिलेगा, स्टार्टअप को कम बैरियर्स मिलेंगे एंट्री के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ईज़ ऑफ स्केलिंग होगा, रिसर्चर के लिए सिस्टमैटिक डेटा होगा, रिसर्च इनोवेशन के लिए, ULB के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए
अर्बन लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज़ के लिए इनहेंस टूल्स होगा, बेटर सिस्टम्स होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, रिकग्निशन होगी। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए रियल टाइम डेटा होगा, मॉनिटरिंग चीज़ें होगी और मैनेजमेंट होगा लर्निंग टूल्स का। 28 स्टेट्स और 8 यूटी में जितने भी यूएलबी है। नेक्स्ट 5 ईयर में गवर्नेंस होगा। गवर्नमेंट्स क्या है यहाँ पे, डेटा ड्रिवन पॉलिसी गवर्नेंस है, सिटीजन तो आपने देख ही लिया है। तो इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स पूरा कवर कर देंगे। तब तक के लिए बाय।